तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेडमून पिक के मास्टर शाओ की मौत होते ही कुछ लोग उनकी पोजीशन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे, मगर शाओचिंग ने उन्हें मास्टर शाओ का गोल्डन टोकन शो करके बात साबित कर दी कि जब तक शाओ ये काबिल नहीं बनती तब तक वो खुद ही यहाँ का मास्टर बनेगा। साथ ही साथ उसने उन तीनों मास्टर्स के डिसाइपल को हराकर अपनी काबिलियत भी साबित कर दी, जिसके बाद वो डिमोनिक रॉल्म के लिए रवाना हो गया। उसने सबको बताया कि वो मास्टर शाओ की मौत का बदला लेने जा रहा है, मगर असल में तो उसे डिमोनिक रॉल्म में अपनी ऑटम एंड स्प्रिंग रिंग को ढूंढना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जूशियन टावर्न का सीन दिखाया गया, जहां पर शाओजिंग के स्वागत की तैयारियां की जा चुकी थी। साथ ही साथ लोगों से टियान्यू पिक के प्राइड के नाम से भी बुला रहे थे। वेल सारी तैयारियां की थी फेरी शुयान ने। वो तो शाओजिंग के वहाँ आते ही उसकी तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी। वहीं पर शाओजिंग शाओई से कह रहा था कि शायद आज जूशियन टावर्न को ऑलरेडी किसी ने बुक किया है। खैर कोई नहीं, चलो हम किसी और होटल में जाकर खाना खाएंगे। अब शाओजिंग वहाँ से जाने वाला था कि तभी शुयान उसके पास पहुँच गयी। उससे कह रही थी कि प्लीज यहाँ से मत जाए, ये सारी तैयारियां तो मैंने आप दोनों के स्वागत के लिए की थी। आप लोग डिमोनिक रॉल्म में जाकर मास्टर शाओ की मौत का बदला लेना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से गुड बाय बोलना चाहती थी। वहीं पर लियो को तो ये बंदी जरा भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। तो शाओई उसे समझाती है कि लियो तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, फेरी शुयान तो हमारी वफादार दोस्त है। फायर स्पिरिट वैली में इन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी। तभी शाओजिंग फेरी शुयान से पूछने लगा कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर फेरी शुयान बताने लगी कि तुम दोनों डीमन रॉल्म जा रहे हो, और ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी इमॉर्टल रॉल्म को पता चल चुकी है। इतना ही नहीं, लोगों को तो ये भी पता चला कि लिंगिन टावर का मास्टर डाओचिन गायब है। डाओचिन के गायब होते ही उसका टावर भी रातों रात अपने आप वैनिश हो गया। शायद इसके पीछे भी महान शाओचिंग का ही हाथ होगा। आपके अलावा तो ये कारनामा और कोई कर ही नहीं सकता। हालांकि शाओचिंग ने लिंगिन पवेलियन को हाथ भी नहीं लगाया था, उसने तो बस वहाँ के मास्टर डाओचिन को खत्म किया था। इधर शाओई शाओजिंग के कानों में बताने लगी कि अभी अभी तो हमने डिमोनिक रॉल्म का सफर शुरू किया है और इतनी जल्दी ये बात एक आग जैसे पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही। जिस पर शाओजिंग कहता है, वाह शाओई, तुमने तो बस आधा घंटा मेरे साथ बिताया और देखो तो तुम इतनी जल्दी कितनी ज्यादा स्मार्ट बन गई। अब ऐसे ही अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना ताकि तुम्हें इस दुनिया में चल रहे सियासती दाव समझ में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हम जूशियन टावर्न की ओनर मिस फेंग को देख पाते हैं, जो कि शाओचिंग और शाओई के लिए टेबल सेटअप करने में बिजी थी। अब जैसे ये तीनों वहाँ पहुँच गए, मिस फेंग बस शाओचिंग और शाओई को भाव देने लगी। उसने फेरी शुयान को पूरी तरह से इग्नोर किया था। साथ ही वो शाओचिंग को बता रही थी कि डीमन रॉल्म तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। रास्ते में तो आपको ना ही अच्छा खाना मिलेगा और ना ही आपकी नींद पूरी होगी। सच बताओ तो मुझे आप दोनों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, इसलिए तो आप दोनों को गुड बाय बोलने के लिए मैंने कई सारी स्पेशल डिशेस ऑर्गेनाइज की है। अपने सामने इतना ढेर सारा खाना देख के शाओचिंग के होश उड़ गए, तो तुरंत ही उस बोल को शाओई की तरफ पास करते हुए कहने लगा कि इस बंदी को पेट भर के खिलाओ, इसका डाइट मुझसे थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं पर शाओई तो तुरंत ही उस बोल पर टूट पड़ी। साथ ही साथ फेरी शुयान भी शाओचिंग के लिए वाइन सर्व करते हुए कहने लगी कि मैं तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। वैसे भी तो डीमन रॉल्म एक वन वे ट्रिप है, एक बार वहाँ गए फिर दोबारा से वापस नहीं आने वाले। ये सुनते ही शाओई ने खाना ठूसना बंद कर दिया। साथ ही शाओचिंग भी समझ गया था कि शायद इसी वजह से फेरी शुयान इनके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही। इसे लगता है कि हम डीमन रॉल्म से जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे और इसी वजह से ये हमारे टियान्यू पिक के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहती ताकि वो हमारे जाने के बाद यहाँ के डिसाइपल बन जाए। इधर शुयान को भी समझ आ गया कि उसने वन वे ट्रिप वाला जिक्र नहीं करना चाहिए था, तो तुरंत ही अपनी बातों को करेक्ट करते हुए कहने लगी कि ले शाओचिंग तो टियान्यू पिक के सबसे पावरफुल डिसाइपल है, भला आप डीमन रॉल्म से सेफली वापस ना आ पाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो अपने स्टोरेज बैग में से ढेर सारा मटेरियल बाहर निकाल लेती है, जिसमें डीमन रॉल्म के कॉइन्स, 70 एनजी टैलिस्मान, सैंडलवुड बीड और 8 ट्राइग्राम पर्पल रोप था। वो कह रही थी कि ये सारे हमारे स्टार पॉइंट सेक्ट की तरफ से आप दोनों के लिए तोहफे हैं। जो देखकर शाओचिंग कह रहा था कि मैं डीमन रॉल्म में जाने वाला हूँ, ये बात पूरी इमॉर्टल रॉल्म में फैल गई। साथ ही तुमने पूरी की पूरी जूशियन टावर्न को भी मेरे लिए बुक कर दिया। थोड़ी देर पहले ही मैं तुम पर इम्प्रेस था, लेकिन अब इतने मामूली सी ट्रेजर देकर तुम अपने सेक्ट की इज्जत दांव पर लगा रही हो। उसकी बातें सुनकर फेरी शुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो रेड जेड शील्ड और स्पिरिट मून हैमर को भी बाहर निकाल लेती है। उन्हें बता रही थी कि ये आर्टिफैक्ट मेरे सबसे स्पेशल आर्टिफैक्ट में काउंट किए जाते हैं और ये भी मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। ये सब देखकर तो मिस फेंग और शाओई काफी ज्यादा हैरान हो गए।
उन्हें लगा नहीं था कि फेरी शुआन शाओचिंग को इम्प्रेस करने के लिए इस हद तक जाएगी। उसे बताने लगा कि अगर हमारे मास्टर को पता चला कि तुम्हारा स्टार पॉइंट सेक्ट हमारी सेफ्टी की गारंटी ले रहा है तो उन्हें ये लगेगा कि तुम्हारा हमारे टियान्यू पिक पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे मास्टर एहसान चुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो सुनते ही फेरी शुआन ने प्रिमोर्डियल एलिक्सर भी बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ उसने शाओचिंग को सैन में इमॉर्टल हर्ब भी गिफ्ट कर दिया, जिन्हें देखकर शाओचिंग कहता है, अरे वाह, ये तो काफी बेहतरीन ट्रेजर्स हैं। लेकिन वो क्या है ना, अब शाओचिंग अपनी बात पूरी कर पाई इससे पहले फेरी शुआन एग्जॉस्ट होकर चेयर पर बैठ गई। वो कह रही थी, यार प्लीज अब बस करो, मेरे पास जितने भी ट्रेजर्स थे वो सारे मैंने तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। उतने में ही मिस फिंग कहती कि मेरे पास भी 2 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं। ये हमारी जूशियन टैवर्न के सबसे स्पेशल आर्टिफैक्ट में काउंट किए जाते। जो सुनते ही शाओचिंग उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है, मिस फिंग आपने इतने स्पेशल ट्रेजर मेरे हवाले किए, इसके बारे में मैं जरूर से मेरे मास्टर को इन्फॉर्म करूंगा। उन्हें भी पता होना चाहिए कि जूशियन टैवर्न हमारे टियान्यू पिक की कितनी ज्यादा फिक्र करता है। ये सुनकर फेरी शुआन कहती कि मैंने तो मेरा सारा स्टफ तुम्हारे हवाले किया, मगर फिर भी तुमने मुझे एक बार भी थैंक्स नहीं बोला। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि तुमने ये सारा ट्रेजर किसी मकसद से हमारे हवाले किया है, तुम बदले में हमसे कुछ हासिल करना चाहती हो, और वहीं पर मिस फेंग को हमसे कोई लालच नहीं, इसलिए तो मैंने उन्हीं का शुक्रिया अदा किया, ना कि तुम्हारा। जिसके बाद उस शाओई को सारे ट्रेजर कलेक्ट करने का ऑर्डर देकर कहने लगा कि चलो अब हमने डीमन रॉल्म के लिए निकलना है, हमें काफी ज्यादा देर हो रही। अरे हाँ, मुझे एक और चीज की जरूरत थी। जो सुनते ही फेरी शुआन कहती, ना अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। जिस पर शाओचिंग कहता है, ना अब मैं भी तुमसे कोई ट्रेजर लेने नहीं वाला, बल्कि मुझे तो तुम दोनों से एक फेवर चाहिए था। मेरे यहाँ से जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रेजर को ढूंढो। वेल, इसका नाम था सैंड ऑफ स्टार्स। फेरी शुआन कह रही थी कि ये तो बहुत ही मिस्टीरियस ट्रेजर है, तो भला आप इसका क्या करोगे? जिस पर शाओचिंग कहता है, तुम्हारा काम है इसे ढूंढना, अब इसके साथ मैं क्या करूँगा ये तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम बस इतना जान लो कि हमारे टियान्यू पिक को इसकी जरूरत है और तुम इस सैंड ऑफ स्टार्स को जरूर ढूंढोगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओचिंग और शाओई टियान्यू पिक से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। शाओई उससे कह रही थी कि हम 2 घंटों से लिंगशॉ सिटी पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हमने आराम छोड़कर अपना सफर शुरू करना चाहिए। वैसे भी डीमन रॉल्म यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। जिस पर शाओचिंग कहता है, हाँ, वहाँ जाने के लिए हमें लगभग आधा साल लग जाएगा, काश हमारे पास कोई शॉर्टकट होता। जो सुनकर शाओई कहने लगी कि अगर तुमने शॉर्टकट की बात की है तो जरूर से तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। जिस पर शाओचिंग कहते हैं, हाँ, मेरे पास एक प्लान तो है, मगर पता नहीं तुम उसके साथ कितनी ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी। तो शाओई उसका प्लान सुने बिना ही कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। अगर हमारे 6 महीने का वक्त बच जाता है तो फिर मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी। चलो जल्दी से अपने शॉर्टकट प्लान को एक्टिवेट करो, अब तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहती। जिस पर शाओचिंग कहता है, ठीक है, फिर जाके वहाँ का एक दरवाजा ओपन करो, और हाँ, तुम्हें सिर्फ मिडल वाला दरवाजा ओपन करना है, दूसरे दरवाजे को बिल्कुल हाथ मत लगाना। तो शाओई उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हुए कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि क्या ये दरवाजा हमें डीमन रॉल्म तक पहुंचा देगा। अरे अब जैसे उसने दरवाजा खोला, उसके सामने डिमोनिक कल्टीवेटर यान मिंगशू पहुंच जाती है। उसे देखते ही शाओई तो डर के मारे पीछे हट गई। वो कह रही थी कि अरे यहाँ पर तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, और फिर उसने तुरंत ही अपनी सोड को भी समन कर लिया। डिमोनिक कल्टीवेटर का नाम सुनते ही लियो ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। वेल, मास्टर युवान ने इस परिंदे को इनके साथ इसलिए भेजा था ताकि वो शाओचिंग की हर एक मूवमेंट पर नजर रख पाए। इधर शाओई यान मिंगशू से कह रही थी कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद वो सीधे अपनी सोड लेकर यान मिंगशू पर अटैक कर देती है, मगर यान मिंगशू ने समय रहते वहाँ के दरवाजे को बंद कर दिया, जिसके चलते शाओई की सोड सीधा उस दरवाजे में धंस जाती है। तो शाओई जैसे तैसे अपनी सोड को पुल करते हुए उस दरवाजे को ओपन कर देती है, मगर वो देखती है कि वहाँ पर अब यान मिंगशू ना होकर एक बंदा वॉशरूम करने के लिए बैठा हुआ था। वो तो शाओई को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर शाओई ने भी उस बंदे से माफी मांगते हुए जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर दिया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यान मिंगशू 1 सेकंड के अंदर कहाँ गायब हो गई। तभी शाओचिंग उसे बताने लगा कि ये ईवल्स का एक ब्लड गेट है, मेरे ख्याल से तुमने इसके बारे में पहला कभी सुना ही नहीं होगा। जिसके बाद शाओचिंग उस दरवाजे पर नॉक करता है तो यान मिंगशू ने तुरंत ही उस डोर को ओपन कर दिया। अब एक बार फिर से यान मिंगशू को देखते ही शाओई के खून में आग लग गई। वो तुरंत ही अपनी सोड से सीधा उस पर अटैक कर देती
है, जो कि गलती से शाओचिंग पर ही हिट होने वाला था, मगर उसने जल्दी से बेंड होते हुए खुद को बचा लिया। वहीं पर यान मिंगशु ने भी अपनी विंड ब्लेड से उसके अटैक को रोक लिया था और शाओई के अटैक को काउंटर करते हुए कहने लगी कि बच्ची, अगर तुम में जरा भी दम है तो मुझे हरा के दिखाओ। जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई, जिसमें शाओचिंग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था। वेल, उसे तो लड़कियों की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजे आते हैं। इधर लियो भी सोच में पड़ गया कि आखिर शाओचिंग शाओई की मदद क्यों नहीं कर रहा। इधर शाओई यान मिंगशु को तगड़ी टक्कर देते हुए कहने लगी कि मैं अपने अंकल का बदला लेना चाहती हूँ। उसने अपनी पावरफुल ऑरा से यान मिंगशु को काफी पीछे ढकेल दिया था। यान मिंगशु कह रही थी कि मैंने तुम्हारे अंकल को नहीं मारा, इसका मतलब ये है कि तुम एक गलत पर्सन पर अपनी एनर्जी जाया कर रही हो। मगर शाओई उसकी एक नहीं सुनती, वो कह रही थी कि सभी डीमंस मेरे दुश्मन हैं। वहीं पर यान मिंगशु शाओई की तरफ अपनी ब्लेड थ्रो करती हुए कहने लगी कि मैं भी तुमसे नहीं डरती। वो ब्लेड शाओई के एकदम करीब से गुजर जाती है, मगर शाओई ने जैसे तैसे खुद को डिफेंड कर लिया। मगर यान मिंगशु की ब्लेड सीधा उसकी पीठ पर अटैक करने वाली थी, लेकिन उतने में शाओचिंग बीच में आ जाता है। उसने यान मिंगशु की ब्लेड पर बस अपनी फिंगर से ही अटैक करके उसे दूर कर दिया। साथ ही साथ उसने शाओई की सोड को भी होल्ड करते हुए यान मिंगशु की जान बचा ली। वो कह रहा था, देखो तुम दोनों जितनी मर्जी उतनी फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे को हर्ट करना अलाउड नहीं है। साथ ही शाओचिंग को ये भी कंफर्म हो गया था कि मास्टर उस पर नजर नहीं रख रहे, क्योंकि लियो का पूरा ध्यान बस झपकियां लेने पर था। जो देख शाओचिंग सोचता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि वो बुड्ढा मेरी हर एक एक्शन पर नजर नहीं रख रहा, यानी कि अब मैं थोड़ा सा फ्री होकर काम कर सकता हूँ। उतने में शाओई उससे कहती, ली शाओचिंग, देखो ये वही डिमोनिक कल्टीवेटर है जिसने मेरे अंकल की जान ली थी, चलो हम दोनों मिलकर इसे जहन्नुम में पहुँचा देंगे। जिस पर यान मिंगशु कह रही थी, क्या कहा तुमने, तुम मुझे मारना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हें यहाँ पर शॉर्टकट रास्ता दिखाने आई थी, सिर्फ मैं ही तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से डीमन रॉल में पहुँचा सकती हूँ, और तो और तुम्हारे अंकल के रियल कातिल को ढूंढने में भी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। साथ ही वो शाओचिंग से कह रही थी कि हम दोनों में डील हुई थी कि मैं तुम्हें डिमोनिक रॉल्म तक पहुंचा दूंगी, तुमने तो यहाँ पर अकेले आना चाहिए था, फिर तुम इस मुसीबत को अपने साथ क्यों उठा कर लाए। जिस पर शाओई गुस्से में बताने लगी कि मैं यहाँ पर इसलिए आई ताकि मैं अपने अंकल की मौत का बदला ले पाऊँ। वहीं पर शाओचिंग कह रहा था, हाँ मेरी जूनियर चाहती कि वो कातिल को अपने हाथों से पनिश करे, और उसका सीनियर होने के नाते मुझे उसकी बात माननी पड़ी। आफ्टर ऑल मैं अपनी शाओई को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। जो सुनकर यान मिंगशु कह रही थी, ओ अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों इतने ज्यादा क्लोज हो। खैर, अगर ये लड़की दोबारा से मुझ पर अटैक ना करे तो मैं इसे हमारे साथ डीमन रॉल में ले जाने के लिए तैयार हूँ। बस मैं तुम दोनों को पहले ही आगाह कर देना चाहती हूँ कि यमा हॉल हाई अलर्ट पर है। दरअसल वहाँ के लीडर को पहले ही पता चल चुका है कि तुम दोनों ने मारने के लिए आने वाले हो, इसलिए उसने भी तुम्हारे स्वागत की काफी अच्छे से तैयारियां करके रखी है। अब अगर तुम वहाँ गए तो तुम पर अटैक हो जाएगा। मेरा काम था तुम लोगों को खतरे से आगाह करना। अब वहाँ पर जाना है या प्लान को कैंसिल करना ही तुम दोनों का डिसीजन होगा। जिस पर शाओई चिल्लाते हुए कहने लगी कि ऑफ कोर्स हम वहाँ पर जाएंगे, हम दोनों डर के मारे पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं। वहीं पर शाओचिंग भी सोच में पड़ गया कि आखिर डिमोनिक रॉल्म को उसके आने की खबर कैसे मिल गई। तो तुरंत ही यान मिंगशु से पूछने लगा कि बताओ यमा हॉल के लीडर को हमारे बारे में कैसे पता चला? जरूर से किसी ने जानबूझकर ये खबर यमा हॉल तक पहुँचाई होगी। जिस पर यान मिंगशु कह रही थी कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि ये बात उन्हें कैसे पता चली। जिस पर शाओचिंग कह रहा था, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी हमारे मास्टर ने लियो को स्पेशली हमारे साथ भेजा है ताकि मुसीबत के वक्त लियो हमारी मदद कर पाए। क्यों लियो, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जिस पर लियो कह रहा था, ऑफ कोर्स डिमोनिक रॉल्म में कोई भी तुम लोगों पर आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हालांकि यान मिंगशु लियो को इनके साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पता है कि मास्टर युआन इस इमॉर्टल दुनिया के एक टॉप कल्टीवेटर है। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो खुद आकर इन सब का काम तमाम कर देंगे। वहीं पर लियो शाओचिंग से कहने लगा कि चलो जल्दी से शॉर्टकट का रास्ता यूज करो, इससे हम बड़ी तेजी से डीमन रॉल्म में पहुंच जाएंगे। तो शाओचिंग भी सीधे उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर शाओई यान मिंगशु से कह रही थी कि वहाँ जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि भले इस बार हम दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पूरी की पूरी डीमन रेस मेरी दुश्मन है। तुम सभी को साफ करके मैं इस दुनिया में शांति कायम करने वाली हूँ। हालांकि यान मिंगशु उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए सीधे उस पोर्टल में दाखिल हो गई। वो कह रही थी, बच्ची तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हो। जिसके बाद इस सभी
सभी लोग उस पोर्टल में दाखिल होते ही गायब हो गए और अब सीन शिफ्ट होकर हमें डीमन रैल्म दिखाई जाती है, जहाँ पर पोर्टल ओपन होते ही शाओई अपने हैमर के साथ डिमोनिक कल्टीवेटर्स पर अटैक करने के लिए कूद पड़ी, मगर वो देखते कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो यान मिंगशु से पूछती कि बताओ तुम्हारे साथी कहाँ पर हैं? जिस पर यान मिंगशु कहती कि तुम्हें टाउन में ढेर सारे डिमोनिक कल्टीवेटर मिलेंगे, फिर देखते कि तुम उनके सामने कितनी बहादुरी दिखाओगी। तो शाओई भी एकदम फनी अंदाज में उसे फॉलो करने लगी। वहीं पर शाओचिंग डिमोनिक रैल्म में पाव रखते ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था वाह, यहाँ की स्मेल ने तो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि शाओचिंग डिमोनिक रैल्म के ओरिजिन से ही बिलोंग करता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।